ये आप में से किसी को नीचे रिमोट एक होगा, उससे बुलवा लें अगर रिमोट कंट्रोल। इधर तो कोई नहीं पड़ा हुआ ना। अच्छा जी, नाइस टू सी लॉट ऑफ पीपल ऑन बोर्ड। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्लास में भी हैं। इट्स अ गुड सीन। और ये कि लास्ट क्लास में जो है, इफ़ आई रिमेम्बर, तो आप में से कुछ लोग तो नहीं थे, मोस्टली थे। और बहरहाल ये कि उसमें हमने जो ब्रॉडली जो बात की थी वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्शंस ली थी, और फिर उसके बाद कोर्स के बारे में बात की थी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन किन पहलुओं को हम कवर करेंगे। तो उस हवाले से हम शायद कुछ चीज़ें रिपीट भी करूंगा मैं आज, और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने पर्सपेक्टिव से आगे चलें। ये शोर बाहर हो रहा है यार, इसको काम अगर इसे कहेंगे थोड़ा रुक जाए, रेस्ट कर ले, कोई खाना शाना खाए। तो जो प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ टास्किंग आपकी की थी कि यू हैव टू गो एंड सी के क्या करना है, कुछ कहा था ना कि कुछ करके आइएगा अगली क्लास में। कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ें, ब्रॉड एरिया जो आप जिस एरिया में काम करना चाह रहे हैं थीसिस के पर्सपेक्टिव से कुछ उस पर होमवर्क करें, ब्रॉड टाइटल सोचें, और कुछ उस पर रिलेटेड अपनी अकल और समझ के मुताबिक कोई रिसर्च पेपर्स को देखें कि कौन कौन से रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपको समझ आता है। एंड देन विल ट्राई टू करेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों के अंदर। सो किस किस ने कुछ इस पे होमवर्क किया आप में से? ओके, टॉपिक मोहसिन ने देखा है, मलिक साहब, मोहसिन मलिक नाम है ना आपका? और टॉपिक सोचा है कुछ आपने कि किस एरिया में आप काम करना चाहेंगे? ओके। और उसके अलावा कोई और चीज़, कोई रिसर्च पेपर्स देखे हो? अच्छा चले, आपने कुछ थोड़ा बहुत देखा, और आपके अलावा किसी ने कुछ होमवर्क किया हो, फिगर आउट की हो चीज़ें? ऑनलाइन किसी ने जी कोई चीज़ देखी हो? यस सर, आपने कहा था एक एक रिसर्च पेपर पढ़ना है, वो पढ़ा था। और दूसरा आपने कहा था कि एरिया डिसाइड करना है, तो वो भी एरिया भी डिसाइड कर ही लिया ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक हो गया, गुड। आप रिजवान के अलावा एनीबडी एल्स? जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। राशिद दिस साइड सर। सर मैंने भी दो रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, और आई आल्सो डिसाइडेड समथिंग। टॉपिक डिसाइड किया है सर, उसी को लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे सर। अच्छा, दैट्स गुड राशिद, गुड वर्क। और जी कोई और, खलील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मिनहाज दिस साइड सर। जी मिनहाज बताइए। जी सर, रिसर्च पेपर पढ़ा है। और सर क्योंकि एविएशन से सर बिलोंग करते हैं, तो इसी सिलसिले में सर रिसर्च पेपर भी इसी से रिलेटेड पढ़ा है, और टॉपिक भी इंशाल्लाह एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होगा सर। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलें, दैट्स ग्रेट। अगर आपने इस पे कुछ होमवर्क किया और आप चीज़ें देख रहे हैं तो दैट इज़ ग्रेट। और सर अच्छा ठीक हो गया। और जी एनीबडी एल्स हु कैन से समथिंग रिलेटेड टू द लास्ट क्लास? कुछ रिसर्च पेपर निकाले थे, ठीक यहाँ है, पे डिस्कस भी किया बाद में। ओके चलें ठीक है, आपने अगर कुछ देखा तो दैट इज़ गुड। जी, और कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट में एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग? सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी रिजवान पूछिए। सर हमें कैसे पता चलेगा हमने जो रिसर्च पेपर पढ़ा है या रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं वो मतलब ऑथेंटिक हैं, या मतलब जिस तरीके से हम चाहते हैं, जो चीज़ जिस तरह आप बता रहे थे कि ये
फलां फलां पैरामीटर्स इसमें होने चाहिए, वो हमें किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि इसमें सर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था उसमें, स्कोपस, एल्सवेयर, साइंस डायरेक्ट, मतलब इतनी सब कुछ वो है, वो सब मिक्सअप हो गया सर। हाँ नहीं बिल्कुल रिजवान, अगर आपने इस सारी मुश्किल से गुजरे हैं कि चीज़ें मिक्सअप हुई हैं, आपको ये फिक्र हुई है कि कौन सा पेपर मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक है नहीं ठीक है और मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो इससे एक हफ्ते की एक्सरसाइज का मकसद भी यही था कि आपको कन्फ्यूजन्स हो, परेशान हो, और आप ये सोचें कि मैंने आगे क्या करना है। इसी की करेक्शंस जो हैं वो हम करेंगे, और डेफिनेटली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत वैलिड है, और इस क्वेश्चन के जवाब के लिए ही हमारी ये सेशन में भी, अगला सेशन, ये 2-3 सेशंस जो हैं इनमें हम इन्हीं हवालों से डिस्कशंस करेंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आई एम हैप्पी अगर आप कंफ्यूजन का शिकार हैं, जी सर। और साथ साथ आप देखिए अगर आपके क्वेश्चन आंसर नहीं होते तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट आई एम श्योर जो आपके दिल में या दिमाग में सवाल हैं वो रिस्पॉन्ड हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर। जी, और कोई किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इससे पेश करके हम थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करें? कुछ और अगर नहीं है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके चलें, आई थिंक इट्स इनफ। एक हमारी जो प्रीमाइस था वो हमने डेवलप कर लिया है। लेट मी सी व्हाट मैसेज पीपल हैव सेंट। जी, आवाज़ मेरी किसी को नहीं आ रही? आ तो रही है रिजवान आपको मेरे ख्याल में। सर वो पहले का मैसेज था। ओके, चलें ठीक हो गया। चलें, दैट्स गुड। सो अच्छा जी, सो अभी लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन एंड देन वी कैन स्टार्ट टॉकिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, और आपके जो कंफ्यूजन है कुछ उनके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा जी, आई थिंक इस स्लाइड इज विजिबल। थोड़ा सा मैंने ये हाथ से लिखी हुई है, बट ये कि चूंकि बोर्ड पे नोट की थी चीज़ें, तो कुछ मैंने स्लाइड के ऊपर लिख दी हैं ताकि चीज़ें थोड़ी हमें वहाँ से समझ आ सकें बेहतर। लेट मी शेयर रिप्लिकेट दी स्लाइड। अच्छा जी, ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हमने अभी जो आपके कुछ क्वेरीज हैं और जो हमने से कुछ क्लैरिटीज लेकर आनी है चीज़ों के अंदर, वो मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ी सी बात शुरू की थी कि जब सबसे पहली चीज़ ये कि हमने एक टॉपिक डिसाइड करना है, किसी एक एरिया में हमने कुछ एक्सप्लोरेशन करनी है और कुछ प्रोबेबली कुछ ऐसा काम करना है कि जो शायद एक थीसिस के तौर पे कंसिडर किया जा सके। अच्छा, नंबर वन चीज़, थीसिस हमेशा वो होता है जिसमें आपने कुछ डाटा एनालिसिस की हो। So without data analysis, without some simulation work, without some uh, result-oriented work, an MS thesis is not complete. So पहले तो हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ लेना और सिर्फ लिख लेना ही थीसिस नहीं है, कि मैंने कुछ 5, 6, 10, 15 आर्टिकल्स पढ़े और उनको समराइज कर दिया और एक नया आर्टिकल लिख दिया या एक नया थीसिस लिख दिया, उसको अब थीसिस कहना शुरू हो जाए। नहीं, बल्कि मकसद ये होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद आप कुछ चीज़ डिसाइड करें और फिर वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें, और उसके लिए कुछ डाटा कलेक्ट करके उस डाटा के ऊपर एनालिसिस का पार्ट करें। जब एनालिसिस हो जाएगी तो आपके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट्स जो हैं किसी और काम के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर भी होंगे। तब आप इस काबिल होंगे कि आप कहेंगे जी हाँ, मैंने एक ऐसी चीज़ की है जो कि थीसिस कहला सकती है। तो ये आपके जहन में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ, हर एक ने, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैं, आप में से हर एक ने कुछ ना कुछ डाटा एनालिसिस लाजमी करनी है। और चूंकि डाटा एनालिसिस से मुराद क्या है कि डाटा एनालिसिस जो है वो दो किस्म की हो सकती है। एक होती है कि आप सिमुलेट करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उससे कुछ डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और एक चीज होती है कि आप हार्डवेयर ओरिएंटेड काम करते हैं, यानी आप एक चीज बना भी सकते हैं ना, तो उसमें भी कुछ डाटा आ रहा है, आपका वो डाटा उन कंपोनेंट्स की फॉर्म है जिनको आप जोड़ के वो नई चीज बनाना चाह रहे हैं। तो हार्डवेयर इज ऑल्सो अ डाटा एनालिसिस पार्ट। सो आइदर यू वर्क ऑन अ सिमुलेशन वे और सॉफ्टवेयर साइड, और यू वर्क टुवर्ड्स द हार्डवेयर साइड। सो आइदर ऑफ द टू हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू कि आपने किस चीज को क्लिक करना है। अल्टीमेटली दोनों के नतीजे में एक नॉलेज प्रोडक्ट सामने आएगी। वो जो थीसिस है वो आपकी नॉलेज प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो
सिमुलेशन से या तो काम करेंगे या हार्डवेयर के थ्रू काम करेंगे और अल्टीमेटली एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे जिसको हम नाम देंगे कि ये थीसिस डॉक्यूमेंट है। सो अगर इस तरीके से ये चीज़ जहन में हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है कि हमने उनको अब कैसे लेके चलना है। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो थीसिस है उसके करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ। एक तरीका होता है कि आप, बल्कि मेरे ख्याल मैंने नहीं बताया था आपको, तो लेट इस डिस्कस दिस के rather let me open that slide first so that आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि हम उसी स्लाइड के ऊपर बात करें। ये जो थीसिस एवैल्यूएशन स्टेज है इस पे मैं बाद में आता हूँ, तो पहले लेट मी डिस्कस दैट। ये आप में से किसी ने चाय तो नहीं पीनी? अच्छा, आई होप नाउ दिस स्लाइड इज विजिबल टू ऑल। और इसमें ब्रॉड एक बात हुई हुई है कि रिसर्च जो है वो, उसकी अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो रिसर्च इनफैक्ट इज डिफाइंड लाइक दिस: यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसके लिए लाजमी कुछ ना कुछ एनालिसिस पार्ट किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने तीन लफ्ज लिखे हुए हैं कि जब आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो तीन तरीकों से टाइटल का इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप आजकल इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, और आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपको बड़े बड़े नाम सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है, कोई एआई का नाम ले रहा है, कोई बिग डीप लर्निंग का नाम ले रहा है, कोई बिग डाटा का नाम ले रहा होता है, कोई जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ले रहा होता है, राइट। कुछ कहते हैं जी इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है, ईक्यू एक चीज़ होती है, आईक्यू एक चीज़ होती है। ये बड़े बड़े बज़ वर्ड्स हैं जो कि आपको सुनने को मिलते हैं। कोई आर्टिकल गुजरा नज़र से, कोई अखबार में आर्टिकल गुजर गया, साथ वाले किसी क्लास फेलो ने कोई बात कर दी, राइट। किसी टीचर ने इससे कोई बात सुन ली, तो ये जो बज़वर्ड्स है ना, ये बाज़ वक़्त आपको इंस्पायर करते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं, यार ये बड़ा कोई अच्छा मज़े का लफ्ज़ लग रहा है, कोई अच्छी चीज़ लग रही है, लेट्स एक्सप्लोर इट, लेट्स इन्वेस्टिगेट इट, लेट्स डू समथिंग इन दिस। सो एक तरीका जो है वो रिसर्च टाइटल या टॉपिक सेलेक्ट करने का थ्रू बज़वर्ड, या इसको आप कहें कि जी पॉपुलर वर्ड्स या पॉपुलर टेक्नोलॉजीज, पॉपुलर एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजीज, इनके थ्रू भी आप कोई टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। आप कहें जी मैंने तो यही में रिसर्च करनी है, ब्रॉड वर्ड में, अंदर फिर और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। आई विल शो यू समथिंग रिलेटेड टू दैट एज वेल। आप कहेंगे ओके जी मैंने बिग डाटा में रिसर्च करनी है, मैंने जी एंटरप्रेन्योरशिप में कोई काम करना है, मैंने जी ईक्यू साइड पे कोई काम करना है, ठीक है, मैंने एकेडमिक्स के अंदर जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ये ओडू सिस्टम्स हैं, ईआरपी सिस्टम्स हैं, ये एलएमएस सिस्टम्स हैं, इनके अंदर कोई रिसर्च करनी है, ठीक है। सो ये एक तरीका है रिसर्च के टाइटल को डिसाइड करने का। मैं भी आपको ये सिर्फ असिस्ट कर रहा हूँ कि आपने, चूंकि सब ने टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, तो आइदर ऑफ दीज कैन बी सिलेक्टेड या आइदर ऑफ दीज कैन बी फॉलोड। सो सब फर्स्ट वन इज थ्रू दिस अप्रोच, ठीक है। नंबर टू इज, आप एक आई एम श्योर सब कुछ ना कुछ एक लाइफ पैटर्न से गुजरे हैं, एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं आपने। आपकी घरेलू लाइफ भी है, आपकी एक ऑफिशियल लाइफ भी है, ऑफिस में भी लोग बहुत सारे काम करते हैं, और आपको चलते फिरते बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आती हैं जिनको आपको लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है। आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप कहें यार ये मेरे ऑफिस में फलां फलां मसले हैं, अगर ये इस तरीके से कर लिए जाएं तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मेरे घर में एक फलां इक्विपमेंट यूज हो रहा है, इसको इस तरह से कर लिया जाए तो शायद चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सेकंड अप्रोच, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन ऑन योर टॉपिक। यू थिंक यार मेरा पिछला 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, बेस्ड ऑन योर एज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड यू सी कि यार मैंने अपनी जिंदगी में जो चीज़ें दो चार देखी ना, इनमें ये फलां चीज़ इंप्रूव करने वाली है, इस पर कुछ एनालिसिस की जा सकती है और इसकी कोई नई चीज़ इस पर डेवलप की जा सकती है, या होमवर्क किया जा सकता है, एटलीस्ट कुछ सिमुलेशन बेस्ड काम किया जा सकता है। सो दिस इज द सेकंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग और फाइंडिंग अ title for your research, right? And the third thing is, जो कि academics में या यूनिवर्सिटीज में
ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि यू हैव गॉन थ्रू subject studies from various researchers, from various professors, associate professors. All of them must have inspired you on certain things. आपको कोई ना कुछ अच्छी लगी होगी और वो सारे इसके सारे कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, उनके कोई ना कोई पेपर्स पब्लिश हुए होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ थीसिस किए होंगे, कराए होंगे, ठीक है, और आपसे बातें भी की होंगी, आपको पढ़ाते हुए बताया होगा जी कि ये काम ये काम ये काम। तो अब आप उनके वेब पेजेस से उनका जो गूगल प्रोफाइल है प्रोबेबली, या उनके जो रिसर्च पब्लिकेशंस है उनको देखते हुए भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ओके जी यार ये जो ये शख्स काम कर रहा है, मैं भी इस तरह का कोई काम मुझे भी करना चाहिए, एंड दिस गाइडेंस इज ऑल्सो अवेलेबल विद मी, ये मुझे गाइड भी करेंगे या करेंगी, तो मैं इस एरिया में भी अपने टाइटल को डिसाइड कर सकता हूँ। तो दिस इज द थर्ड स्ट्रीम या डायरेक्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टाइटल। ठीक है जी, मेरी आवाज ऑनलाइन आ रही है सबको? यस सर। ये तीन तरीकों में से अब आपने अपने अपने लिहाज से, अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से आपने सोचना है कि मैं क्या, किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाऊं। ठीक है। अच्छा, इनमें जो सबसे आसान तरीका होता है आपके ख्याल में वो क्या है तीनों में से? सोशल मीडिया। अच्छा, और सबसे मुश्किल कौन सा? एक्सपीरियंस। अच्छा, सबसे जो मुश्किल जी ऑनलाइन को बताना चाहेंगे? सर मेरे लिहाज से सुपरवाइजर वाला जो तरीका है वो सबसे इजी है ठीक। गाइडेंस के एस्पेक्ट से। हम्म। एंड और डिफिकल्ट? द डिफिकल्ट वन सर बज़वर्ड, क्योंकि उसमें कोई गाइडेंस नहीं है सच। टॉपिक तो आपको मिल जाता है लेकिन करना क्या है, किस तरह से करना है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। You're right. So he is right. This is the most difficult way is कि किसी से सुन लिया और आपको पता कुछ भी नहीं है उसका, बिल्कुल ही जीरो है अब उसके अंदर, और आप कहें यार कि बस ये तो मुझे अट्रैक्ट कर गई ये चीज। सो अट्रैक्शन इज ऑलवेज इन योर लाइफ, रिमेंबर अट्रैक्शन इज ऑलवेज किलिंग। नेवर गो फॉर अट्रैक्शन, राइट? इफ यू गो फॉर अट्रैक्शन 99.99% चांसेस है कि यू विल एंड अप इन अ खाई। ठीक है। तो सबसे जो आसान या कहें कि बेहतर या प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, इट इज टू ट्राई एंड फाइंड आउट somebody who is teaching you, who has taught you, and you know him or her, and you try to approach him or her and accordingly come up with a topic in consultation with that supervisor। अच्छा, इसे एक ही ध्यान ध्यान में रखिए, ये आसान मैंने आपको बता दिया। और जो एक्सपीरियंस बेस्ड है वो इस लिहाज से थोड़ा सा टफ है कि आपको, मैंने कहा ना कि हर टॉपिक के लिए जो ये फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च है, इसके अंदर आपको लाजमी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स को अलाइन करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट थिंक एंड कि जी ये काम बस मैंने ये करना है, मैं एक एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हूँ या मुझे इस चीज़ का पता है तो लेट्स डू दिस, नहीं। फॉर्मल वे एमएस रिसर्च में देयर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू दैट टाइटल विच यू हैव सेलेक्टेड बाय ईदर ऑफ दीज थ्री मेथड्स। सो चाहे आपने बजवर्ड के थ्रू काम शुरू किया है, चाहे आपने अपने एक्सपीरियंस बेस पे कोई टॉपिक डिसाइड किया है, चाहे आपने किसी सुपरवाइजर को अप्रोच करके किया, आपने हमेशा रिसर्च पेपर्स को अपने साथ अलाइन रखना है हर एरिया के अंदर। तो इट इज easier way is through supervisor and tougher way is through the buzzword। पहले तो ये चीज जहन में क्लियर हो जाए हमारे। अच्छा, अब रिसर्च जो है, जैसे मैंने कहा ना कि रिसर्च के दो तरीके होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ इनफॉर्मल वे ऑफ रिसर्च, देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च। आप लोग जो एमएस के स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी इंशाल्लाह करेंगे, तो ये एक फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च। इसमें आपकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, आपकी लर्निंग रिक्वायर्ड है, और वो लर्निंग ट्रेनिंग होती है थ्रू समबडीज वर्क, थ्रू समबडीज पब्लिश्ड रिसर्च। सो आप इनफॉर्मल रिसर्च तो हर वक्त कर रहे हैं। आप सुबह ऑफिस घर से निकले तो आपने सोचा होगा यार कि मैं जूते कौन से पहनूंगा, कपड़े कौन से पहनूंगा, कौन से रास्ते से जाऊंगा, ठीक है। या अगर आप बाहर निकले और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा था या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो फिर आपने रिसर्च शुरू की होगी यार कि ये क्या मसला हो गया, क्या पानी कम है, ऑयल कम है, पेट्रोल कम है, ठीक है। ये भी एक एक रिसर्च कर रहे हैं। तो हम हर वक्त रिसर्च कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ से एक चीज जहन में रखिएगा कि रिसर्च इज इन फैक्ट फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड
यू इन्वेस्टिगेट फॉर सम पर्पस, दैट बिकॉज आप चाहते हैं क्या है कि मुझे एक मसले का हल पता चल जाए। सो जब आपने मसले का हल निकालना है तो आप हर वक्त कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आप कोई एमएस में आके ही रिसर्च, आप घर में हर वक्त रिसर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ। लेकिन वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल रिसर्च ये है जिसको अभी आप, जिस पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू सेलेक्ट अ टाइटल, try to find a solution, but that solution must be aligned with research. Until unless it's not aligned, it is not a formal research. फिर वो इनफॉर्मल ही रहेगी और वो आप एक्सेप्टेबल नहीं होगी एकेडमिक सर्कल्स के अंदर। एकेडमिक सर्कल्स में, फॉर्मल रिसर्च में, हम में से जब हमने जो कोई सोल्यूशन पे काम करना